नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। बुधवार को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायाधीश जयश्री ठाकुर ने भिवानी पहुंचकर जिला व सत्र न्यायाधीश श्री रमेश चंद्र डिमरी के साथ भिवानी कोर्ट का दौरा किया। इस अवसर पर अधिवक्ताओं ने जहां उनका भव्य स्वागत किया, वहीं उनके समक्ष अपनी समस्याएं भी रखी, जिनके समाधान का उन्हें आश्वासन भी मिला। बुधवार को भिवानी में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट न्यायाधीश जयश्री ठाकुर ने वार्षिक दौरा किया। भिवानी पहुंचने पर अधिवक्ताओं ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार भिवानी न्यायालय में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायाधीश जयश्री ठाकुर ने भिवानी कोर्ट के जिला और सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र डिमरी के साथ मिलकर कोर्ट का दौरा किया। वहीं उन्होंने अनेक सुझाव भी दिए। दौरे के दौरान उन्होंने सभागार में अधिवक्ताओं को भी संबोधित किया। वहीं अधिवक्ताओं ने भी न्यायाधीश के सामने अपनी मांगे भी रखी, जिन्हें जल्द पूरा करने का न्यायाधीश ने आश्वासन भी दिया, जबकि कुछ समस्याओं का उन्होंने मौके पर निपटान भी किया। I have noticed that no one is wearing a mask. For your own safety, and I was informed yesterday that Bhiwani had a lot of casualties. So just for that, for your own safety, please wear your masks. Thank you. आज हमारे बीच में माननीय जस्टिस जयश्री ठाकुर, जज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट आई थी, जो परिवार की मुखिया के नाते हमारी मुखिया थी। जो भी प्रधान जी ने हमारी डिमांड रखी और जो अधिवक्ताओं को यहाँ पे परेशानियाँ हैं, सबसे मैडम को अवगत करवाया और आज उन्होंने स्पेशली बार में आके आश्वस्त किया कि अधिवक्ताओं को जो भी समस्या है उन समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द किया जाएगा और आप कभी भी चंडीगढ़ हाई कोर्ट में आओ, जो भी समस्या हो मैं उसे तुरंत प्रभाव से उस समस्या का समाधान करूंगी और आपकी समस्याओं का ध्यान माननीय चीफ जस्टिस को करवाऊंगी। जिन्हें मांगे रखी हैं हमारी कोस्ट को लेकर, जो हमारा जो फंड है, वेलफेयर फंड है, और क्या एडवोकेट साथी अभी कोरोना के दौरान हमारे काफ़ी एडवोकेट साथी कोरोना की बीमारी से पीड़ित रहे और कुछ हमारे वकील साथी कोरोना की बीमारी से जिनका स्वर्गवास हुआ है, तो उनके वेलफेयर के लिए प्रधान जी ने कहा कि जो भी कोस्ट लगती है वो कोस्ट 100% हमारे बार के खाते में आए। जिले के गांव बीरण में अज्ञात युवकों द्वारा प्रमोद नामक एक युवक की लाठी डंडों से मारकर हत्या कर दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 27 वर्षीय युवक प्रमोद की डेड बॉडी तोशाम के बीरण रोड पर बने हुए एक होटल के नजदीक मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी और शव को अपने कब्जे में लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव बीरन में अज्ञात हमलावरों ने गांव के युवक पर लाठी डंडों से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया और उसको तोशाम रोड पर फेंक दिया। मृतक के चचेरे भाई संतलाल ने बताया कि 27 वर्षीय प्रमोद शादीशुदा था और उसको एक लड़की भी है। देर रात वो गांव के युवक के साथ होटल की तरफ गया था। सुबह घूमते वक्त लोगों ने बताया कि प्रमोद की डेड बॉडी होटल के पास पड़ी है। परिवारजन जब होटल के पास गए तो प्रमोद की डेड बॉडी मिली। उसके शरीर पर चोट के निशान थे, जो कि लाठी और डंडों के दिखाई दे रहे थे। इसकी सूचना तोशाम पुलिस थाने में दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। जब इस बारे में केस इंचार्ज थाना तोशाम से शंकर सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सूचना पाकर वो वहां पहुंचे और वहां देखा कि प्रमोद नामक युवक की डेड बॉडी पड़ी है। डेड बॉडी कब्जे में लेकर सामान्य अस्पताल भिवानी पहुंचे और इसका पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के हवाले करके मृतक के पिता के बयान पर कार्रवाई करते हुए अज्ञात आरोपियों के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। मेरा लड़का जी शाम को घूमने के लिए गया था और वहाँ उसकी कोई मारपीट कर दी। सुबह पता लगा जी हमको वही मरते का वो मिला। कितनी उम्र थी? 27। तो आप मांग क्या करते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं? कार्रवाई की जी सजा होनी चाहिए। अगला सख्त से सख्त कार्रवाई। किसी पे शक है आपको? शक अभी देखे बिना किसका शक करे साहब। मेरा भाई था जी, जो शाम को एक लड़के के साथ में घूमने के लिए निकल गया था जी।
उसके बाद में हमें पता चला जी सुबह 6 बजे किसी घूमने वाले ने, लैट्रिन पानी जाने वाले ने बताया अगर भाई आपका भाई वहाँ पड़ा हुआ है। हमने जाके संभाला तो जी वो मर लिया था जी। हमने इकट्ठे हुए हम सारे भाईचारा, फिर हमने वो उठे देखा, पुलिस बुलाई, हमने ये वो करा जी सारा, मतलब देखा तो वो उस टाइम बिल्कुल इतना घायल कर रखा था जी जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। किस चीज़ से गलत रखा था? वो बिंडों से मारपीट करी है जी उसके। तो मतलब उसका नाम क्या है? कितनी उसका उम्र है? नाम है जी प्रमोद नाम है जी। 27 साल की उम्र है जी। शादीशुदा है? कितने बच्चे हैं? शादीशुदा है, एक लड़की है जी उसके, एक पत्नी है, वो गर्भवती है जी। तो इसका किसी को पुरानी रंजिश का मामला लगता है नहीं क्या? जी, पुरानी रंजिश का नहीं है, शराब का मामला था जी। तो कौन लोग हो सकते हैं वो? वो तो जी होटल वाले हैं, वो बताएंगे जी कैसे कुछ हुआ। उस सूचना पर मैं मौके पर गया तो देखा कि जो मृतक है उसका नाम प्रमोद, बाप का नाम रूलीराम, गांव बीरन का है और उसके चोटों के कारण उसकी मौत होना बयान हुई है, जिसकी हमने अज्ञात आदमियों के खिलाफ 302 आईपीसी के तहत हमने पर्चा दर्ज कर लिया है और उसका पोस्टमार्टम अपने सरकारी अस्पताल भिवानी से करवा रहे हैं। बाद पोस्टमार्टम उसकी लाश वारसान को दे दी जाएगी और आगे आगे जो जो तथ्य सामने आते जाएंगे इसकी कार्रवाई होती रहेगी। भिवानी में नगर परिषद के कर्मचारियों ने अपनी अनेक मांगों के चलते हड़ताल की और नारेबाजी करते हुए 2 दिवसीय भूख हड़ताल भी शुरू कर दी। इनका कहना था कि अगर सरकार उनकी लंबित मांगें नहीं मानती है तो उन्हें बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिस कड़ी में 6 मार्च को नगर परिषद के कर्मचारी हिसार की तरफ कूच करेंगे। नगर परिषद कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज नगर परिषद कार्यालय में 2 दिवसीय भूख हड़ताल की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि स्टेट यूनियन के आदेशानुसार प्रत्येक जिले में 2 दिवसीय भूख हड़ताल की जाएगी। कर्मचारियों ने बताया कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, पुरानी पेंशन बहाल करने सहित अनेक मांगों को लेकर सरकार के साथ जो समझौता हुआ था उसको लेकर सरकार बार बार कर्मचारियों को परेशान कर रही है। इसी कड़ी में 2 दिवसीय भूख हड़ताल का आयोजन किया गया। हमारी मुख्य मांग है, स्टेट की तरफ से कॉल आई थी 2 दिन की भूख हड़ताल करने की। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, वादे खिलाफी जो सरकार से हुए थे वे वापस लो। 6 तारीख का कर्मचारी का हिसार का प्रदर्शन है स्टेट की तरफ से। सभी कर्मचारी हिसार कूच करेंगे 6 तारीख को। नाम सुरेश है जी, इकाई प्रधान जी, नगर परिषद भिवानी के आगे। आज हमने 2 दिन का प्रदर्शन कराया जी भूख हड़ताल का, 2 तारीख और 3 तारीख का। हमें आगे मांग नहीं मानी गई तो हम 6 तारीख को जाएंगे हिसार। पूरा का पूरा जत्था जाएगा हिसार हमारा। और 8 टेम्पो वालों की तनख्वाह नहीं दी तो शुक्रवार को सभी चक्का जाम कर देंगे जूरे कमेटी के अंदर। उन्होंने कहा कि सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो वे जल्द बड़ा आंदोलन करेंगे और 6 मार्च को पूरे हरियाणा के नगर परिषद कर्मचारी हिसार की तरफ कूच करेंगे, जहां वे शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता के निवास स्थान पर अपना प्रदर्शन करेंगे। 6 मार्च के प्रदर्शन के लिए कर्मचारियों ने प्रदेशाध्यक्ष की अध्यक्षता में चली बैठक में रणनीति भी तैयार की। यहाँ नगर परिषद भिवानी में हम अपने कार्यकर्ताओं की बैठक कर रहे हैं और इस बैठक को आयोजन करने का हमारा उद्देश्य है कि जो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का आंदोलन है उसको सफल करना। अभी कल से पूरे प्रदेश में सभी पालिका परिषद निगमों के और फायर के कर्मचारी कर्मिक भूख हड़ताल करने जा रहे हैं और ये भूख हड़ताल 3 मार्च तक चलेगी। उसके बाद 6 मार्च को हम शहरी स्थानीय निकाय मंत्री का जो हिसार में आवास है उस पर राज्य स्तरीय प्रदर्शन करेंगे और उस प्रदर्शन के मंच से ही हम आगामी आंदोलन की भी घोषणा करेंगे। पिछले अगर 2 दौर की वार्ताओं की मैं बात करूं तो 25 अप्रैल और 17 अगस्त 2020 को हमारी सरकार के साथ बातचीत हुई थी। उस बातचीत में सरकार ने ये माना था कि कोविड से जिस भी कर्मचारी की मौत होगी उसको 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता राशि, परिवार के एक सदस्य को नौकरी और 4,000 रुपया मासिक वेतन भत्ता दिया जाएगा। साथ में जो
पालिका परिषद और निगमों की सीमाएं बढ़ाई गई हैं और क्षेत्रफल आबादी लगातार बढ़ रहा है, उसके अनुपात में सफाई कर्मचारी, सीवरमैन, फायर के कर्मचारी, 3/4 क्लास का जो कर्मचारी है, 29 मार्च को राष्ट्रव्यापी हड़ताल होने जा रही है। प्रदेश के पालिका परिषद और निगमों के कर्मचारी उस हड़ताल में भी बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी लेंगे और निश्चित तौर पर सरकार अगर कर्मचारियों की मांगों का समाधान नहीं करेगी, चाहे वो पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग है, रेगुलाइजेशन की मांग है, ठेका खत्म करने की मांग है और भर्ती करने की मांग है, और इसके अलावा हमारे जैसे वर्दी की बात है। सरकार ने समझौते किए हैं लेकिन लागू नहीं कर रही। ये विडम्बना ही हम कह सकते हैं कि आंदोलनों के बाद हुए समझौतों को लागू करने के लिए बार बार आंदोलन करने पड़ रहे हैं। और अब जैसे शहरी स्थानीय निकाय मंत्री नए बने हैं, उम्मीद थी कि पालिका ने उनको मांग पत्र भेजा है और बातचीत का गुहार लगाई थी कि भाई कुछ मसले हैं, हमारी बातचीत सुनो, लेकिन पहले वाले मंत्री पर इन मंत्री में कोई अंतर नहीं, कोई बातचीत सुनने को तैयार नहीं। और जो ये लंबे चौड़े दावे कर रहे हैं, 18,218 ग्रुप डी की भर्तियां की हैं, लेकिन एक भी सफाई और सीवर का कर्मचारी नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं या सीवर के कर्मचारी हैं, जिस समाज से वो आ रहे हैं, उनका कर्मचारी रेगुलर नहीं लगेगा, यानी कि वो ठेकेदारों की गुलामी ही करेगा, ये सरकार ने तय कर दी। तो इस प्रकार की जो पॉलिसीज़ हैं और मतलब भाषण जो चल रहे हैं ना, एक देश मतलब एक राष्ट्र एक मतदाता सूची, एक राष्ट्र एक चुनाव, हम इनसे पूछ रहे हैं कि एक प्रकार का ही सफाई का काम 36 प्रकार के कर्मचारी क्यों हैं? सफाई कर्मचारी का अलग हो गया, डोर टू डोर वाला अलग हो गया, वर्क आउटसोर्स का अलग हो गया, मतलब ये सारे शोषण का तरीका ईजाद कर रहे हैं। भिवानी के वार्ड नंबर 15 के निवासियों ने एकत्रित होकर जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और वार्ड बंदी को लेकर अपना रोष जताया। यहां एकत्रित लोगों ने कहा कि इस तरह की वार्ड बंदी से उनका प्रतिनिधित्व ही खत्म हो जाएगा, इसीलिए प्रशासन से गुहार लगाई कि इसे तुरंत प्रभाव से ठीक किया जाए। गौरतलब है कि पिछले दिनों हुई वार्ड बंदी को लेकर आए दिन कोई न कोई क्षेत्रवासी अपना रोष प्रकट करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। उसी कड़ी में वार्ड नंबर 15 के धानक समाज की एक बैठक आज धानक धर्मशाला में की गई। क्षेत्रवासियों ने बताया कि पहले वार्ड नंबर 15 में धानक समाज के 700 वोट थे, लेकिन अब नई वार्ड बंदी में उनकी 2 गलियां काट दी गई हैं, जो कि वार्ड नंबर 14 में चली गई हैं, जिससे वार्ड नंबर 15 में धानक समाज के वोट आधे से भी कम हो गए हैं। इसी मांग को लेकर क्षेत्रवासियों ने आज अपना रोष प्रकट किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि सरकार एससी समाज के साथ भेदभाव कर रही है। पहले सीटों की संख्या को कम किया गया और अब सरकार वार्डों में काट छांट करके एससी समाज के प्रतिनिधियों को कम कर रही है, जिससे एससी समाज में सरकार के प्रति रोष है। मामला ये सर, वार्ड नंबर 15 में जो ये 2 गलियां जुड़ी हुई थी, लास्ट ईयर भी थी, लास्ट योजना में भी थी, अब की बार इन्होंने तिगड़मबाजी करके 2 गलियां वार्ड नंबर 14 में दे दी ताकि हम 15 नंबर में हमारे समाज का वजूद ख़त्म हो सके। अब मामला ये है, हम ये चाहते हैं 2 गलियां हमारे वार्ड नंबर 15 में जुड़ें, हमारी भी नफरी हो, हम भी इलेक्शन फाइट कर सकें। अब ये 2 गलियां कटने से हमारे टोटल वोट रह जाते हैं 300, और ये 2 गलियां अगर जुड़ती हैं तो हमारे वोट हो जाते हैं 700 वोटों पर हम भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो लोगों को ये कि कहीं एक बंदा खड़ा करके धानक समाज अपनी सीट ना निकाल ले। तो हमारा कहना ये है, समाज पूरा समाज खड़ा है, धानक समाज और एससी समाज के साथ पहले ही इतनी वो हो रही है कि आपको क्या बताए। 7 वो मरने थे, 7 पहले 7 थे, फिर 6 कर दिए, अब 6 से सीधा 5 कर दिए। अब मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि हम इसको 6 करेंगे। पहले ही हमारे साथ अनदेखी हो रही है। अगर ये काम भी हो जाएगा तो हमारा सबका वजूद खत्म हो जाएगा एससी समाज का। तो हमारी सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि इनको दोबारा जोड़ा जाए ताकि हम इलेक्शन फाइट कर सके। स्थानीय विजयनगर में एक सप्ताह से चल रही श्रीमद् भागवत कथा का समापन बड़ी धूमधाम से किया गया। कथा के समापन पर हवन यज्ञ और भंडारे का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया और पंडित आशीष वशिष्ठ द्वारा किए गए कथा का रसपान भी किया। वहीं इस अवसर पर सुंदर सुंदर झांकियों की प्रस्तुति भी दी गई।
स्थानीय विजयनगर में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का आज भव्य समापन किया गया। कथा सप्ताह के 7वें दिन कथा व्यास आशीष वशिष्ठ ने कृष्ण सुदामा प्रकरण को सुनाया और इस दौरान झांकी भी निकाली गई, जिसने पूरे माहौल को कृष्णमय कर दिया। समस्त विजयनगर वासियों द्वारा आयोजित कथा सप्ताह का हवन और प्रसाद वितरण के साथ भव्य समापन किया गया। चरणों में अपने मन को लगाते हुए तन मन चित्त को एकाग्र करके प्रभु के नाम का संकीर्तन करते हुए सभी कहेंगे, राधा के प्यारे सखा हमारे, 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 प्राणों से प्यारे गोविंद हमारे, प्राणों से प्यारे गोविंद हमारे। हाथ उठा करके श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। गोपाल आकर के कथों में बजा, हाथ उठा करके ताली मिली गोविंद के लिए, लड्डू गोपाल के लिए, बोलिए लड्डू गोपाल की जय। ये जो है फागुन महीने के और शिवरात्रि उत्सव पे जो है ना विजयनगर निवासियों ने एक इसका अपना जप कराया अपना भागवत का, और जो है ना इसमें 7 दिन, आज 7वां दिन है। लगातार जो है ना लोगों ने काफ़ी विजयनगर वालों ने आनंद उठाया, बार बार से भी लोग आए और काफ़ी धार्मिक वचन सुनने को मिला, काफ़ी आनंदित रहे लोग। और आज 7वां दिन है, उसका जो है ना कल जो है इसका समापन होगा। जी जो है बाहर से आए हुए थे, देववाड़ा से हैं आचार्य से आशीष वशिष्ठ जी, और लोगों ने इनके मुखवाणी से बहुत अच्छे भक्ति के वो वचन सुने और लोगों ने काफ़ी आनंद उठाया, और इस तरह की से लोगों के मन में काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति का उदय हुआ। फागुन महीने तथा शिवरात्रि के उपलक्ष्य में विजयनगर वासियों के द्वारा एक महापुराण कथा मद भागवत महापुराण कथा का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत की 7 दिन तक, आज 7वां दिन है, 7वें दिन तक लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया और इसके अंदर काफ़ी प्रवचन और अच्छी झांकियाँ पेश की गई, जिससे लोगों ने उसका एंजॉय किया। और कल इसका अंतिम दिन होगा और अंतिम दिन के अंदर हवन में इसके अंदर प्रसाद लगाया जाएगा। राधा स्वामी सत्संग भवन रोहतक रोड पर महाराज कुंवर हुजूर का 75वां जन्मदिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने महाराज श्री के दर्शन किए और आशीर्वाद ग्रहण कर उनके प्रवचन भी सुने। राधा स्वामी सत्संग भवन में 75वां वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में संत कंवर साहब महाराज की वाणी सुनने के लिए श्रद्धालु पहुंचे। इस अवसर पर रक्तदान कैंप का भी आयोजन किया गया। कैंप में महिला और पुरुषों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धालुओं और पत्रकारों से बात करते हुए संत कंवर साहब महाराज ने कहा कि इस प्रकार के सत्संग हमें अनेक प्रकार की बुराइयों से बचाते हैं और अच्छी संगति और संस्कार की तरफ बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्ष तक कोविड के कारण श्रद्धालुओं को बहुत समस्या थी। हालांकि वर्चुअल सत्संग वाणी के माध्यम से श्रद्धालुओं को समय समय पर संदेश भी दिए गए, लेकिन अभी सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक जो छूट मिली है और उसी के चलते आज काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन और रूस के युद्ध पर बोलते हुए बोले कि रूस को ये गलत रास्ता अब नहीं अपनाना चाहिए, युद्ध विराम का कर बातचीत का रास्ता अपनाए। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को भी अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। हमारा सालाना इसी दिन का होता था, लेकिन पिछले 2 सालों में कोविड के कारण अव्यवस्था थी सब चीज़ों की, इस कारण से इतना तो नहीं हो सका, लेकिन फिर भी संगत को जैसे भी वर्चुअल या सत्संग लाभ मिलता रहा। लेकिन अब वो बीमारी जाने के कारण लोगों में खुशी है, बड़े लंबे टाइम के बाद उनको ये फुर्सत मिली है कि इकट्ठा बैठ के सत्संग का लाभ उठाएंगे, भंडारे में जाएंगे, सेवा का मौका मिलेगा, दर्शन करने का, बात करने का, क्योंकि किसी प्रकार की अब पाबंदी नहीं है। और बाकी उसी प्रकार से जिस प्रकार से रक्तदान की शिविर हम चलाते हैं वो चलते रहते हैं। अब जितने भी आश्रम हैं उनमें लगभग
ये नया साल शुरू होने से ही सत्संग को शुरू कर ही दिया। इससे पहले 4 सत्संग और भी हो चुके हैं और अब आगे जो जैसा पहले की भांति 2 साल से पहले जो चलता था उसी प्रकार से अब गाड़ी पटड़ी पे फिर चिंताजनक समस्या है कि युवा पीढ़ी अब दिशाहीन होती जा रही है और उसका कारण है मुख्य रूप से हम खुद सब, क्योंकि हम उनको रोक नहीं पाते हैं, उनको सही सलाह नहीं दे पाते हैं, उनको अच्छे संस्कार नहीं दे पाते हैं। और ये संस्कार परिवार से मिला करते हैं, माँ बाप से मिलते हैं। माँ बाप ने उनको ज़रूरत से ज़्यादा छूट दे दी है और बच्चे अपनी आज़ादी का दुरुपयोग कर रहे हैं क्यों उनको ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है। इसलिए सत्संग और ये कथाएं और जनता को जागरूक करने के लिए समय समय पर नशा मुक्ति के संबंध में उनको शिक्षा देना, उनको अवगत कराना कि इससे हमें कितनी हानि होती है, ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए नहीं बल्कि इसका लाभ उठाने के लिए, भक्ति करने के लिए, दूसरे का हित करने के लिए और देश और समाज को ऊंचा उठाने के लिए आदमी को बुराइयों से बचना चाहिए। और उनमें मुख्य रूप से बुराई नशा, शराब, सुल्फा, गांजा, भांग, अफीम, चरस, पान, सभी चीज़ें जो भी नशीले पदार्थ हैं ये बर्बादी की तरफ ले जाते हैं। तो हम तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास यही करते हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य यही होता है कि बुराइयों से लोग बचें और अच्छाई की ओर चलें। ये चाहिए कि रशिया ने जो रास्ता अख्तियार किया है वो गलत है। रशिया को उस रास्ते को छोड़ देना चाहिए, बातचीत से समाधान निकालना चाहिए और यूक्रेन को भी इस चीज़ की जिद नहीं करनी चाहिए। अगर उनको लगता है वो किसी भी प्रकार से उसका मुकाबला नहीं कर सकते, उसमें लोगों को मरवाने से क्या फ़ायदा है, चाहे वो सेना में है चाहे आम नागरिक हैं। युद्ध तो हर प्रकार से बर्बादी लेके आता है। कोई किसी को युद्ध वहाँ होगा लेकिन पूरी दुनिया में ही उसकी महंगाई मार पड़ेगी लोगों को। तो इसलिए उससे बचा जाए, रोग बीमारी फैलेंगी, लोग परेशान होंगे, कुछ लोग मर जाएंगे। इस प्रकार से लोगों का ये हत्या करना एक प्रकार का आतंक है। इस आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है। मौसम बदलने के साथ साथ हमें अपनी त्वचा का ख्याल रखते हुए अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यह कहना था सिंगला अस्पताल की डॉक्टर साक्षी सिंगला का। बदलते हुए मौसम में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए किस तरह से बीमारियों से बचना चाहिए, इसी विषय पर भिवानी हलचल की टीम ने उनसे विशेष बातचीत की। गर्मी के मौसम में मुस्कुराती, स्वस्थ और दमकती त्वचा के लिए इसका विशेष ख्याल रखना जरूरी है जितना कि आप अपने स्वास्थ्य का रखते हैं। गर्मी में भी खूबसूरत त्वचा के लिए डॉक्टर साक्षी सिंगला ने आज भिवानी हलचल की टीम से खास बात की और बताया कि गर्मी के दिनों में त्वचा तैलीय हो जाती है और इसमें बैक्टीरिया भी आसानी से पनपते हैं जो कि मुहासों का कारण बनते हैं। इससे बचने के लिए समय समय पर ठंडे पानी से चेहरा धोएं या फिर गुलाब जल से चेहरा साफ करें। धूप में निकलते हुए बचें और अगर निकलना पड़े तो चेहरे के साथ साथ हाथों पर और फेस पर सनस्क्रीन लगाएं। इस मौसम में ज़्यादा तेल और मसालेदार भोजन से बचें। उन्होंने कहा कि सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें, बाहर निकलते समय छाते का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और जूस का इस्तेमाल करना चाहिए। इस मौसम में त्वचा से संबंधित बीमारियों का खतरा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें और हो सके तो गर्मी में 2 बार स्नान करें। अब आजकल जैसे मौसम बदल रहा है, सर्दियों से गर्मियों की तरफ जा रहे हैं हम लोग, तो गर्मियों में स्किन का केयर बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है और वो विंटर केयर से बिल्कुल अलग होता है। समर्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम रहती है वो रहती है टैनिंग की। स्किन में स्किन हमारी डल हो जाती है, काली पड़ने लगती है। तो उसका मेन कारण होता है कि हम अपनी बॉडी पर, फेस पर सनस्क्रीन नहीं लगाते। तो एक मेडिकेटेड सनस्क्रीन जो कि वाटर रेजिस्टेंट हो, ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो और मेडिकेटेड हो, जिसका SPF 30 हो कम से कम, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारे स्किन के लिए। और उसको लगाने का तरीका भी बिल्कुल अलग होता है। जैसे आपने सनस्क्रीन अपने हैंड्स पे लिया, हैंड्स पर लेने के बाद आप उसको हैंड्स पे रब मत करिए। सनस्क्रीन को हाथ में लेने के बाद उसको डायरेक्टली फेस पर लगाइए और फिर उसके बाद आप फेस पर रब करिए, ईयर्स पर, नेक पर, हैंड्स पर, जो आपके एरिया सन से एक्सपोज होते हैं। अगर हम सनस्क्रीन को हैंड पर लेकर हैंड्स पर रब कर लेते हैं तो वो सनस्क्रीन बाद में हमारे फेस पर लगता है, तो जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो हैंड्स पर ही रह जाता है। इसीलिए पहले फेस पर लगाना इम्पॉर्टेंट होता है, उसके बाद रब करिए।
सनस्क्रीन के साथ साथ हमको अम्ब्रेला यूज़ करना चाहिए अगर हम धूप में जा रहे हैं, या चेहरे को किसी सूती कपड़े से ढक लेना चाहिए। पूरी बाजू के कपड़े पहनने चाहिए और आँखों को बचाने के लिए हमको सनग्लासेस ज़रूर लगाने चाहिए। इसके अलावा जो इतनी कड़क धूप होती है उसके कारण हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन होने लगती है, जिससे चमड़ी बहुत सूखती है। इसीलिए कहा जाता है कि 3 से 4 लीटर पानी पीना बहुत ज़रूरी है। अच्छा डाइट रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि फ्रूट का जूस, वेजिटेबल्स। आप अपनी डाइट के अंदर आटा, आलू, चावल, चीनी जितना कम कर सकते हैं कम कर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की मात्रा को बढ़ाइए। मॉइस्चराइज़र लगाइए, ज़रूरी है। ऐसा नहीं होता कि समर्स में तेल बनता रहता है ज़्यादा और पसीना आता है तो हम मॉइस्चराइज़र अवॉइड करें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। इवन ऑयली स्किन पर भी नॉन कॉमेडोजेनिक, नॉन एक्ने फॉर्मिंग मॉइस्चराइज़र्स लगाने ज़रूरी होते हैं। पिंपल्स की प्रॉब्लम, फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम, ये सब गर्मियों में बढ़ जाती है, इसीलिए हाइजीन का ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एक बार की जगह 2 बार नहाना भी पड़ सकता है, तो उससे भी आपको डरना नहीं चाहिए। अपनी स्किन की केयर करते रहिए। हाल ही में हुई 22 से 28 फरवरी तक रूस के मॉस्को में वुशु प्रतियोगिता में भाग लेकर गोल्ड मेडल जीतकर भिवानी पहुंचने पर खिलाड़ी कुसुम शर्मा का भव्य स्वागत किया गया। इस उपलब्धि पर कुसुम शर्मा ने अपना श्रेय अपने माता पिता को दिया है और कहा कि उनका लक्ष्य यूथ प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने का है। हाल ही में 22 से 28 फरवरी तक रूस के मॉस्को में हुई वुशु प्रतियोगिता में भाग लेकर भिवानी की बेटी कुसुम शर्मा ने गोल्ड मेडल जीतकर भिवानी का ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश का नाम रोशन किया है। खेल प्रेमियों ने कुसुम का भिवानी पहुंचने पर फूल मालाओं और रंग गुलाल उड़ाकर और डीजे बजाकर भव्य स्वागत किया। कुसुम का कहना था कि उसका आगे का लक्ष्य आने वाली यूथ प्रतियोगिता में गोल्ड जीतना है। खिलाड़ी कुसुम शर्मा ने वुशु प्रतियोगिता में जीते गोल्ड मेडल का श्रेय अपने माता पिता को दिया। उन्होंने कहा कि बेटा और बेटियों में कोई फर्क नहीं समझना चाहिए और बेटियों को घर से बाहर निकालना चाहिए ताकि वो उसकी तरह देश का नाम रोशन कर सके। मेरा नाम कुसुम शर्मा है। मैं 22 से 28 फरवरी हो रही रशिया में खेल, उनमें मेरा चौथी बाउट में गोल्ड मेडल आया। मेरी पहली फाइट कजाकिस्तान के साथ, दूसरी फाइट उज्बेकिस्तान के साथ और तीसरी फाइट इजिप्ट के साथ और फाइनल बाउट रशिया के साथ थी। उसमें मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया है और मेरे आगे का लक्ष्य है कि आगे जो यूथ गेम्स होंगे मैं उनमें गोल्ड मेडल हासिल करूं और इसमें मेरे कोच और मेरे मम्मी पापा का बहुत सहयोग रहा है। मैं उनको धन्यवाद करती हूं और मैं सभी माता पिता से कहती हूं कि वे अपने बच्चों को बाहर निकालें और वुशु खेल खिलाएं। बेटी में कोई भेदभाव ना करे, अपने बच्चोné को बाहर निकाले। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी खिलाओ का संदेश देती हूँ मैं। किस प्रकार की तैयारी आप करते हो, क्या डाइट मैं प्रैक्टिस पानीपत से संभाल खा राजू सर के पास करती हूँ और उनके एकेडमी में प्रैक्टिस करते हुए मेरे को अब 5 साल हो जाएंगे और वो ऐसे ही तैयारी करवाते रहे तो मैं यूथ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल दूंगी। जी, हमारे लिए तो हमारे वुशु परिवार के लिए बहुत गर्व की बात है, हमारे भिवानी हल्के के लिए, भिवानी डिस्ट्रिक्ट के लिए, कि हमारी एक बेटी इंडिया का प्रतिनिधित्व करते हुए छोटे से शहर से और इसमें इतने बड़े लेवल पर मॉस्को स्टार जो वुशु चैम्पियनशिप 2022 हुई है रूस के मॉस्को में, तो इसमें गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। तो हमारा जो इसने, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे वुशु एसोसिएशन के CEO श्री सोहेल अहमद जी का। उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है और हमारे वी साहब हैं, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे प्रेसिडेंट वुशु एसोसिएशन के श्री भूपेंद्र सिंह बाजवा जी का। विज्ञान दिवस पर चंडीगढ़ के राजभवन में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई के सीनियर साइंटिस्ट और डायरेक्टर चेतन प्रकाश कौशिक को हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। इस अवसर पर उनके भाई TIT वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर DP कौशिक को भिवानी के अनेक संस्थाओं और पूरे TIT परिवार ने शुभकामनाएं दी। चंडीगढ़ के राजभवन में भिवानी के TIT वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर DP कौशिक के बड़े भाई चेतन प्रकाश कौशिक को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर साइंस एवं टेक्नोलॉजी विज्ञान विभाग की ओर से हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विज्ञान एवं तकनीकी में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें यह पुरस्कार प्रदेश के माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी और विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री अनिल विज के हाथों दिया गया। इस पुरस्कार में उन्हें 4 लाख रुपए की पुरस्कार राशि के साथ साथ एक
प्रशस्ति पत्र और एक ट्रॉफी भी दी गई। इस अवसर पर सीपी कौशिक के छोटे भाई प्राचार्य डीपी कौशिक, राजकुमार शर्मा एवं मनोज शर्मा के अलावा रेवाड़ी से उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर हेम भारद्वाज और जुगनू भी उपस्थित रहे। गौरतलब है कि सीपी कौशिक भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में सीनियर साइंटिस्ट और डायरेक्टर के पद पर विराजमान रहे हैं और 38 वर्ष की लंबी सेवा के बाद विज्ञान दिवस वाले दिन सेवानिवृत्त भी हुए हैं। प्रदेश भर की अनेक संस्थाओं ने उन्हें इस अवसर पर शुभकामनाएं दी। उनकी इस उपलब्धि पर टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के समस्त स्टाफ ने भी उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित की। So it is indeed a privilege for having recognition from Government of Haryana. This has come on the basis of notable contributions in the area of nuclear science and technology, and in particular in the area of management of spent fuel. Now, in view of the notable contributions, our country has become a global leader in the area of spent fuel management, where the different radioactive isotopes which are present in waste, they have been recovered for the first time in the world, and they have been converted into a form where they are now being utilized in different areas for various societal applications. To give us some examples, like ruthenium-106 recovered from spent fuel, now it is being used as a eye cancer treatment in different leading hospitals of the country as an import substitute, including AIIMS Delhi, Shankar Netralaya and other hospitals. Then how do you feel after getting this honor from the government of Haryana? It's always good when our motherland itself recognizes the efforts being put, because if you go back maybe somewhere in 1977 to 1983, where I have got all the required educations from, including village, Bodia Kamalpur, getting again from Tihada, and then KLP College, MD University Rohtak, and then MPhil from Kurukshetra University. So always one feels good that our own motherland or our own state has recognized the efforts being put by us in an advanced area of science and technology. Now I wish to devote remaining times for the young students of our state, where I can inculcate interest in the minds of youth who can become our future scientists in different areas, including space science, including nuclear science and other as well. So congrats a lot from Bhiwani also. Thank you so much. भिवानी के मिनी बाईपास स्थित भिवानी ब्लड सेंटर में सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश सैनी द्वारा अपने जन्म दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महंत जूना अखाड़ा डॉक्टर अशोक गिरी और आश्रम के बाबा कैलाश गिरी के सानिध्य में हुए इस रक्तदान शिविर में करीबन 28 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत जूना अखाड़ा डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने कहा कि आज रक्तदान केवल एक सोच नहीं बल्कि एक अभियान बनता जा रहा है, जिस अभियान का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंदों की जान बचाना है। आज जहरगिरी आश्रम के सेवक एवं सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश सैनी ने भी अपने जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन करके एक पुनीत कार्य किया है। शिविर में बतौर मुख्य अतिथि जहरगिरी आश्रम के बाबा कैलाश गिरी पहुंचे। इस मौके पर 28 यूनिट रक्त इकट्ठा किया गया। शिविर में सुरेश सैनी की बेटी अंजलि ने भी रक्तदान कर अपने पिता का जन्मदिन मनाया। आज समाज सेवक क्रिया प्रभारी आश्रम के सेवक सुरेश सैनी ने अपने जन्म दिवस पर रक्तदान किया और एक ऐसा मैसेज दिया है कि लोग अपने जीवन में अपने जन्म दिवस पर कुछ ना कुछ नया करें। ये कुछ ना कुछ नया करने की सोचते हैं और नया करते हैं। तो आप सभी इससे प्रभावित होकर अपने जीवन में संकल्प ले कि हम अपने जीवन के द्वारा, जैसे हम अपने जीवन में उत्सव आते हैं कि आपके रक्त के द्वारा, आपके खून के द्वारा, आपके ब्लड के द्वारा किसी को खुशी मिल सके और उसका परिवार और उसके परिवार के लोग आपको बहुत बहुत आशीर्वाद दे सके। मैं युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ कि युवाओं को अपने जन्मदिन, शादी की वर्षगांठ या अपने पूर्वजों की पुण्यतिथि हो, उसके उपलक्ष्य में रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान एक ऐसा दान है जिससे आपको ये पता नहीं चलता कि आपने किस व्यक्ति की जान बचाई है। रक्तदान एक बहुत बड़ा दान है और जिसकी कोई कीमत नहीं है। आज के समय में रक्त की बहुत ही ज़रूरत है, तो मैं युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूं बार बार कि आप
हर 3 महीने में रक्तदान करें और फिजूल खर्ची को छोड़ के रक्तदान करेंगे तो आप पता नहीं किस व्यक्ति की जीवन की और उसके स्वास्थ्य की कामना करेंगे। समाज सेवी सुरेश कुमार सैनी जो भिवानी से हैं, आज उनका 47वां जन्मदिवस के उपलक्ष्य में ब्लड कैंप लगाया गया है और मैं तो युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को और खुद को भी प्रेरित करें ब्लड देने के लिए, क्योंकि रक्तदान एक जीवन दान है, क्योंकि रक्त ही एक ऐसी चीज़ है जिससे किसी को एक नया जीवन दिया जा सकता है। आज मैंने ब्लड डोनेट किया है तो सबसे बड़ा दान होता है, रक्तदान सबसे बड़ा दान होता है। आज मेरे पिताश्री मेरे पापा सुरेश सैनी का जन्मदिन है, तो इस अवसर पे हमने ब्लड डोनेट किया है सभी ने। तो मैं ये चाहती हूँ कि प्रेरित करना चाहती हूँ कि हर जगह पे अगर कुछ भी ऐसे फंक्शंस हो, एनिवर्सरी वगैरह, तो हमें सबसे ज़्यादा ब्लड डोनेट करना चाहिए। हमारे इस संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।